में हम केसेस को और कंट्रोल्स को प्री हैंडेडली डिसाइड करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और क्रॉस सेक्शन जो है मैम एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ठीक, प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। आई गेस कोई इंटरनेट का कोई है प्रॉब्लम मोहम्मद अली की तरफ। चले कोई और अगर बताएं मुझे। एनी वन डिफरेंस बिटवीन केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शनल, एक बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट। जल्दी जल्दी बताएं आप लोग कि इसमें इतनी सोचने की बात तो नहीं है। आपने लिखे होंगे, आपके सामने होंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। प्लीज देखें, अगर इस तरह आप लोग अगर इस तरह से लेटेंटली लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं तो आई एम रियली सॉरी। अप्लाइड का सेशन ऐसे नहीं हो सकता, आप लोग बोलते ही नहीं है। अगर नहीं आपने किया या नहीं आता तो एटलीस्ट ये भी तो बता तो देना कि नहीं आता या नहीं किया हुआ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैम एक्चुअली अगर कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, डू लेट मी नो। लेकिन अप्लाइड के सेशन इस तरह से नहीं हो सकेंगे, ये तो फिर मुझे कैंपस में ही करना होगा, बेशक मॉर्निंग बैच हो या इवनिंग हो। मैम ये टास्क नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आप प्लीज दे देते हैं। ठीक है, ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। ये तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग शेयर तो करें ना कि नहीं किया। इट्स ओके। ये कोई असाइनमेंट तो नहीं थी, या इसके ना कोई मार्क्स है, ना मैंने कोई स्पेसिफिक डेडलाइन दी थी। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप रिवाइज कर लें, जस्ट गो थ्रू द मेन डिफरेंसेस। ये रिकैप सेशन है आपके अप्लाइड के। इसमें मेरी ये डिमांड तो हरगिज नहीं है कि आपको आता हो कंफर्म बिल्कुल सब, इसलिए तो मैंने रिकैप सेशन रखे हैं। लेकिन प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें साथ साथ। मैम केस कंट्रोल और कोहेरेंट तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, मगर मैम क्रॉस सेक्शनल हमने थोड़ा सा आई थिंक पढ़ना है मैम। ठीक है, ओके, वो मैंने आपको कहा था कि आप गॉडेस फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छी बुक है, आप उसी में से क्रॉस सेक्शन रीड कर लेते हैं। अगर केस कंट्रोल और कोहॉर्ट आपने रीड किया हुआ है, अगर उसकी समझ है, तो क्रॉस सेक्शनल तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए। कुछ हद तक हमने उसे रिवाइज भी किया था, बेसिक पॉइंट्स हमने उसके रिवाइज भी किए थे। ठीक है, तो उसे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक दफा आप रीड करें, और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताएं, ताकि हम फिर एक सेशन, एक लेक्चर उसके लिए रखें। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, चलें ठीक है। फिर एपिडेमियोलॉजी का बेसिक पार्ट हमने उस दिन कवर किया था, और इवनिंग बैच में हमने ब्रेक किया था लेक्चर बायोस्टैटिस्टिक्स में। एम आई राइट? ये नहीं किया था हमने कवर। यस मैम। मॉर्निंग बैच ने कर लिया था बायोस्टैटिस्टिक्स, और इवनिंग ने नहीं किया था। ओके, so starting with the definition of biostatistics, it is the science which deals with the development and application of the most appropriate methods for the number one, collection of data, second, presentation of the collected data, third, analysis and interpretation of the results, and last, making decisions on the basis of such analysis. So this is the basic definition of biostatistics.
अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. नंबर 1 पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डाटा. अगर यहाँ पे भी कोई मॉर्निंग बैच स्टूडेंट है अवेलेबल, कैन यू एक्सप्लेन दैट हाउ कलेक्शन ऑफ डाटा बी पार्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स? मैम इसमें बेसिकली हम कंसिडर करेंगे कि द हाउ वी कलेक्ट द डाटा. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. गुड, वेरी गुड. और इसी को मैम आपने एलाबोरेट किया था आगे फर्दर. ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट से. जैसे आपने कहा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाटा. सो नंबर 1 थिंग इज दैट व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? मैम What इट इज is अ this? कलेक्शन ऑफ Ma'am, raw information. Raw information. Yes, Any raw information. या Any information. information, any Yes, any information that you want to have from your respondents, from your participants. आपने उन्हें जो क्वेश्चनर दिया है, आप उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इट कैन बी देयर एज, जेंडर, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो उनके लिए, वो आपके लिए बेसिकली डाटा कंसीडर होगा. डाटा फिर अभी आपने जिस तरह से बोला, इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा हम उससे कहेंगे कि जो आप खुद से कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर डिजाइन्ड क्वेश्चनर. yes मैम. और मैम सेकेंडरी वो होता है कि जो आप प्राइमरी से यूज करते हैं, जो अवेलेबल डाटा होता है, जो अवेलेबल डाटा होता है. बिल्कुल. तो अब जब हम बायोस्टैटिस्टिक्स में देखते हैं तो डाटा दो तरह से है हमारे पास. ईदर इट कैन बी प्राइमरी डाटा, जो आपने खुद से कलेक्ट करना है, आप उसके लिए खुद क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे, आप खुद से रिस्पोंडेंट्स के पास जाएंगे और उस डाटा को कलेक्ट करके फिर फर्दर रिसर्च में यूज करते हैं. दिस इज प्राइमरी. अनदर टाइप ऑफ डाटा इज सेकेंडरी. सेकेंडरी डाटा, ये आप जिस तरह से अभी आपने कहा कि ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होता है, किसी ने एज प्राइमरी डाटा ही उससे कलेक्ट किया था लेकिन फर्दर रिसर्च में यूज नहीं किया, अब आप उसे यूज कर रहे हैं. यानी अब आपने कोई क्वेश्चनर डिजाइन नहीं किया, आपने रिस्पोंडेंट्स के पास जाके वो क्वेश्चन फिल भी नहीं करवाए, ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है, उसी को ही आप यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में. देन दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी डाटा. बहुत सारे नेशनल सर्वेज भी होते हैं कि जिसमें एज प्राइमरी डाटा वो कलेक्ट तो किए जाते हैं, फर्दर उसमें से भी बहुत सारी रिसर्चेज आप निकाल सकते हैं. फर्दर रिसर्चेज जो उसमें से या फर्दर जो एनालिसिस उस पर किए जाएंगे वो सारे सेकेंडरी डाटा के तौर पे होंगे. थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी डाटा का यूज रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई रिसर्च अगर सेकेंडरी डाटा पे होती है तो वो यूजफुल नहीं हो सकती. दैट कैन बी इक्वली यूजफुल लाइक प्राइमरी डाटा. लेकिन थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप सेकेंडरी डाटा यूज नहीं करते. ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि डाटा क्या चीज है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी. यस मैम. फिर इसके बाद ओके, गुड. Now, next thing is that how collection of data is part of biostatistics. इसको आप इस तरह से रखें ज़हन में कि जैसा आप जब कोई भी क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं, या अगर आपने अभी तक डिजाइन नहीं किया, आपने कभी कोई क्वेश्चनर फिल तो जरूर किया होगा कहीं ना कहीं. ऑनलाइन भी हो सकते हैं सर्वेज, या हो सकता है वैसे हार्ड कॉपीज को आपके पास आई हो, आपने फिल किया हो. उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन्हें फिल करने की जो नौइयत है वो डिफरेंट होती है. फॉर इंस्टेंस, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हाट इज योर एज, और उसके बाद उस क्वेश्चन के आगे एक ब्लैंक प्रोवाइड की गई आपको टू मेंशन योर एज, योर एग्जैक्ट एज. जो भी आपकी एज है आप उसको एग्जैक्ट फॉर्म में फिल कर रहे हैं. एक तो ये प्रोसीजर हो गया. एक और प्रोसीजर ये हो सकता है कि आपसे आपकी एज पूछी जाए और उसके बाद रिसर्चर ने या जिसने भी डाटा कलेक्शन टूल डिजाइन किया है वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करे. ऑप्शंस प्रोवाइड करने का मतलब डिफरेंट ब्रैकेट्स. बिल्कुल, आपको रेंजेस देंगे कुछ, लेट्स से 20 to 25 years, 26 to 30 years, more than 30 years, आपको इस तरह से एक रेंज दे दी. तो अब ये जो दो तरह से आपने डेटा फिल किया है, इन दोनों को हम बेसिकली इसलिए कंसिडर कर रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में क्योंकि आपने बायोस्टैटिस्टिक्स का जो यूज करना है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने डाटा कलेक्ट किया कैसे है, किस फॉर्म में किया. मैं फिर दोबारा से फर्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ. आपने रिस्पोंडेंट से एज फिल कराई है ब्लैंक्स प्रोवाइड करके जिसमें एग्जैक्ट एजेस आई हैं. आपके 300 रिस्पोंडेंट्स हैं, इसका मतलब 300 डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे. वो सिमिलर भी हो सकते हैं. लेट्स से 23 इयर्स, ये 5-6 रिस्पोंडेंट्स की एज आ गई, फिर किसी की 30 आ गई, किसी की 35 आ गई, लेकिन सबके नंबर्स हैं.
ये जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग अपने डाटा में, या आपने इस क्वेश्चनर को जो आपने फिल कराया इसको जब आप SPSS में या एक्सेल में डालेंगे, इस तरह के वेरिएबल या इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव क्वेश्चन। ठीक है, आपने आई गेस आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में टर्म पढ़ी होगी क्वांटिटेटिव वेरिएबल, हम जो Yes, न्यूमेरिकल है इसको इसमें कौन जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब लेट्स से कि आप में से किसी एक स्टूडेंट ने एज का जो क्वेश्चन पूछा रिस्पोंडेंट से वो क्वांटिटेटिवली पूछा, 300 रिस्पोंडेंट से क्वांटिटेटिवली डाटा पूछा, यानी न्यूमेरिकल फॉर्म। हर रिस्पोंडेंट अपनी अपनी एज बता रहा है और उसको आपने SPSS में या एक्सेल में आपने एंटर कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ओवरऑल रिजल्ट बताएं अपने इस वेरिएबल का, तो आप कैसे रिपोर्ट करेंगे? mean How plus will you minus report standard result? deviation. दोबारा बोले प्लीज। Ma'am, mean plus minus standard deviation. एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसमें हम मीन, समटाइम्स मीडियन भी रिपोर्ट हो सकता है, ये आगे हम देखेंगे ऐसे इसमें डिफरेंस क्या है, मीन और साथ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ हमेशा मेजर ऑफ डिस्पर्जन जरूर आता है, ये दोनों अलग अलग इस्तेमाल नहीं होते। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम ज्यादातर यूज करते हैं मीन, और उसके साथ डिस्पर्जन का मेजर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड जो प्लस डेविएशन। माइनस आता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल रिपोर्ट रिजल्ट फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, एक ये हो गया। फिर आप में से एक स्टूडेंट ने एज का डाटा लिया रिस्पोंडेंट से, लेकिन उसने रेंजेस प्रोवाइड की थी, उसने ऑप्शंस प्रोवाइड की थी। फर्स्ट ऑप्शन हो गई फॉर एग्जांपल 25 to 35, नेक्स्ट ऑप्शन 36 to 46 एंड सो ऑन। 3 ऑप्शंस उसने दिए हैं। अब ये स्टूडेंट अपना रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करेगा? पहले ने तो चले मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, अब जिसने Ma'am, ऑप्शंस दी, percentage and frequency in term of numbers. गुड, वेरी गुड। यानी जब ऑप्शंस होंगी क्वेश्चन के लिए, आपने क्वेश्चन को फिल करने के लिए ऑप्शंस दी है, तो उसका रिजल्ट हमेशा नंबर और परसेंटेज में रिपोर्ट होता है। वहां कहीं भी ना मीन आता है, ना मीडियन आता है, ना मोड आता है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन, ना इंटरक्वार्टाइल रेंज। वहां पे सिर्फ और सिर्फ नंबर, या जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और साथ परसेंटेजेस रिपोर्ट होती है। इस तरह के वेरिएबल या इस तरह के क्वेश्चन कि जिसमें ऑप्शंस हों और उनका रिजल्ट नंबर और परसेंटेजेस में रिपोर्ट हो रहा हो, इस तरह के वेरिएबल या क्वेश्चंस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्वेश्चंस या कैटेगोरिकल क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि Yes, कलेक्शन ma'am. ऑफ, ओके, तो कलेक्शन ऑफ डाटा बायोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट क्यों है? क्योंकि हम जिस तरह से भी डाटा कलेक्ट करेंगे, जो भी हम मेथड यूज करेंगे, आगे बायोस्टैटिस्टिक्स उसी तरह से ही यूज होना है। अगर आप न्यूमेरिकली या क्वांटिटेटिवली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपने मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर मीडियन, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस ये रिपोर्ट करने। और अगर आप ऑप्शंस की फॉर्म में क्वेश्चन अपने डिजाइन कर रहे हैं तो उसे आपने फिर बायोस्टैटिस्टिक्स में नंबर और परसेंटेजेस से रिपोर्ट करना है। So this is the first point of this definition. Second point है यहाँ पे presentation of the collected data. Now next thing is that how will you present your data? इसमें एक point तो भी clear है हमें कि अगर हमने उसे लिखना है written form में, quantitative या numerical data mean और standard deviation से report होता है generally, not always, generally. Second हमने यहाँ पे कहा qualitative या categorical questions, वो हम रिपोर्ट करते हैं नंबर और परसेंटेजेस से। यहां तक तो ये बात होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। अगर आपको ये भी कहा जाए कि आपने साथ साथ कोई ग्राफ भी बनाना है, तो वो स्टूडेंट के जिसने अपना डाटा क्वांटिटेटिवली कलेक्ट किया, जिसने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस रिपोर्ट किए, वो कौन सा ग्राफ बनाएगा? Ma'am, histogram, I think so. Histogram. Yes, good, good. वो हमेशा हिस्टोग्राम से होगा रिप्रेजेंट, यानी जितने आपके क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके लिए अगर ग्राफ आपने बनाना हो तो वो हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, अदरवाइज उसमें बॉक्स प्लॉट इस तरह के और भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यही बनाते हैं, हिस्टोग्राम।
सेकंड कि जब आपने डाटा रिप्रेजेंट किया है, आप उसे जब मेंशन कर रहे हैं नंबर और परसेंटेजेस में, तो उसके लिए ग्राफ कौन सा होगा? मैम बार चार्ट। बाय चार्ट। गुड, उसके लिए मैम बार मैम जी पाई बोलिए। डायग्राम भी तो बना सकते हैं। पाई, बिल्कुल पाई चार्ट भी बना सकते हैं। मैम बिल्कुल, पिक्टोरियल pie और chart बना डिफरेंट तरह के भी यूज होते हैं कैटेगोरिकल बिल्कुल। डेटा। बिल्कुल, देखिए ग्राफ तो कई तरह से हैं, क्वांटिटेटिव में भी बहुत सारे हैं, क्वालिटेटिव में बहुत हैं। मैं जो अभी यहाँ पे हिस्टोग्राम और बार चार्ट का नाम ले रही हूँ वो है कि जो ज्यादा यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक दो बातें हमें क्लियर हो गई कि कलेक्शन ऑफ डाटा भी बायोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो ये क्यों है, प्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड डाटा ये इस डेफिनेशन में क्यों आ रहा है। नेक्स्ट थिंग इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। बेसिकली ये एनालिसिस का पार्ट है। एनालिसिस मतलब अगेन कि आप टेस्ट कौन से यूज करेंगे, आप हाइपोथेसिस कैसे उसमें बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाएंगे नहीं कहना चाहिए, बल्कि हाइपोथेसिस जो आपने बनाया हुआ है उसको आप चेक किस फॉर्म में करेंगे, आप कौन से टेस्ट यूज करेंगे। ये अगेन इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आपने वेरिएबल जो डिजाइन किए उनकी नेचर क्या है। अगर आपका सारा ही डाटा क्वांटिटेटिव है, इफ ऑल ऑफ योर डाटा इज क्वांटिटेटिव, देन डेफिनेटली you have to use correlation. जी बताएं, कोरिलेशन का आपको आइडिया है? यस मैम, हमने एक फॉर्मूला किया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन हम तब यूज करेंगे कि जब आपका सारा डाटा क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव यानी जो न्यूमेरिकल डाटा हम कह रहे थे। जी वो जो एसोसिएशन फाइंड करते हैं ना मैम, जो रिलेशन हम देखते हैं, बिल्कुल एसोसिएशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं समटाइम्स। बेस्ट वर्ड वैसे रिलेशन होता है इसके लिए, कोरिलेशन में। एसोसिएशंस हम ज्यादा चेक करते हैं टी टेस्ट में, एनोवा में, समटाइम्स chi-square में। ओके ये इन तीनों टेस्ट में हम ये वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर तो सारा डाटा क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिकली ही यूज हुआ है रिसर्च में, तो टेस्ट आप कोरिलेशन ही यूज करेंगे। अगर सारा डाटा आपका कैटेगोरिकल है, फिर हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? chi-square और एनोवा। सॉरी, chi-square। यस chi-square, गुड। एग्जैक्टली, अगर सारा ही डाटा आपका कैटेगोरिकल यानी ऑप्शंस की फॉर्म में है, क्वालिटेटिव डाटा है, तो फिर हम टेस्ट यूज करते हैं chi-square। नाउ रिमेनिंग टू टेस्ट, एक आपके पास रह गया ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। टी टेस्ट मैम और जी टेस्ट। टी टेस्ट और टी टेस्ट वो सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है कि प्रीवियसली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया है या नहीं, सैंपल साइज कितना है, इन बातों पे होता है वो। अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग एक ही तरह के टेस्ट हैं ये दोनों। ये दोनों हम तब यूज करते हैं कि जब आपका डाटा मिक्स है, यानी उसमें न्यूमेरिकल डाटा भी प्रेजेंट है और कैटेगोरिकल भी है। ठीक है, ये भी आगे जब ये टेस्ट स्टार्ट होंगे उसमें डिटेल में ये सब चीजें सीखनी है, क्योंकि टेस्ट कौन सा यूज करना है इसका डिसीजन लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आगे तो एसपीएसएस ने कर देना है, आप लोगों को मैनुअल भी आता है और एसपीएसएस भी अब आ जाएगा, तो उसे करना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ ये आइडिया लेना मुश्किल होता है समटाइम्स कि कौन सा टेस्ट यूज करना है। ये जो हम टेस्ट बोलते हैं chi-square, कोरिलेशन, वन वे एनोवा, इसके अलावा इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ये चारों टेस्ट समझने के बायोस्टैटिस्टिक्स के एबीसी के टेस्ट हैं। ये सिंपलेस्ट टेस्ट जो हम यूज कर सकते हैं वो यही है, अदरवाइज इससे आगे और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए, collection of data, then how will you present your data, how will you analyze your data, जैसे आप analyze करेंगे उसकी interpretation भी उसी basis पे ही होगी जो test use होगा, and last thing is making decisions on the basis of such analysis, जिसमें आप फिर ये भी देखते हैं कि सिर्फ जरूरी नहीं होता कि p वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो हम ये फौरन से ये कह सकते हैं जी कि ये statistically significant relation है या association है। Sometimes we have to consider certain confounders, effect modifiers, जिसे समटाइम हम मीडिएटर, मॉडरेटर भी कहते हैं। बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, उन सबको रूल आउट करने के बाद फिर भी अगर p वैल्यू 0.05 से कम है तो फिर हम कहेंगे यस डेफिनेटली these things or these variables are statistically significantly associated। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये स्लाइड क्लियर होगी, आई मीन यस मैम।
टाइप्स ऑफ वेरिएबल वैसे तो भी साथ साथ आपको मैंने बता दिया है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस कह लें, ये दो तरह से होते हैं जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। आपने कॉन्टिन्यूस वर्ड भी पढ़ा होगा, इसके अलावा आपने डिस्क्रीट पढ़ा होगा। कोई अगर जल्दी से बता दे एग्जांपल, एनी एग्जांपल इन योर माइंड टू डिफरेंशिएट दीज टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। मैम discrete is a whole number वेरी गुड। Discrete is a whole number. और मैम कंटिन्यूअस जो है वो डेसिमल के साथ होता है मैम, में जैसे आपका decimal। वो है बीपी है या वेट या हाइट, इस तरह से। गुड, वेरी गुड। यानी ओवरऑल हम इसमें सिर्फ इतना ही देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट है या नहीं। अगर तो उसमें आपने पॉइंट यूज करना है तो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। क्वांटिटेटिव तो है ही लेकिन कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर होल नंबर में वो चीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो एज अ होल ही काउंट होना है, तो उसे हम फिर डिस्क्रीट करेंगे। एसपीएसएस में वैसे ये है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव आपसे पूछेगा कि क्वांटिटेटिव है या नहीं है। फर्दर उसमें कंटिन्यूस या डिस्क्रीट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है एसपीएसएस में, लेकिन आइडिया होना चाहिए आपको। सेकंड, क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं, जिसमें ऑप्शंस होती हैं। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी नॉमिनल एंड इट कैन बी ऑर्डिनल। एनी एग्जांपल? मैम नॉमिनल आर नेम्स, ऑर्डिनल एक ऑर्डर भी होता है मैम, जैसे ठीक है, यानी smoking नॉमिनल arms- में नेम्स का मतलब कि उसमें हमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता। Yes, फॉर एग्जांपल आप जेंडर पूछ रहे हैं या आपने फॉर एग्जांपल प्रोविंस पूछा है, तो उसमें कोई name ऑर्डर of नहीं। province, yes मैम। बिल्कुल। और अगर ऑर्डर मेंटेन करना है, जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि एज के आपने ऑर्डर्स बनाए हुए हैं 25 टू 30, 31 मैम टू 30। एजुकेशनल भी अगर देखें एफएससी एजुकेशन आ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां कहीं भी ऑर्डर होगा तो उसे फिर हम कहेंगे ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल वेरिएबल। क्वालिटेटिव तो वो रहेगा ही, लेकिन साथ ऑर्डिनल भी होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कह लें या बायोस्टैटिस्टिक्स कह लें, एंड सेकंड थिंग इज द इन्फरेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स। ये भी अभी हम कुछ ना कुछ साथ साथ कवर कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव मींस वो Actual स्टैटिस्टिक्स data, पार्ट की जो आप सिर्फ सॉरी एक्चुअल डेटा होता है मैम। डिस्क्रिप्टिव में वी हैव एक्चुअल डेटा और इन्फ्रेंशियल में बेसिकली हम इन्फ्रेंसेस होती हैं इन्वॉल्व। ठीक, यानी जब आपके पास डाटा आ गया है, आपने उसको एसपीएसएस या किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने उसको कर दिया है कन्वर्ट, तो अब नेक्स्ट पार्ट यही है कि आपने उसको एनालाइज करना है। और फर्स्ट जो स्टेप होता है एनालिसिस का किसी भी रिसर्च में, वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को, जितने भी वेरिएबल्स या क्वेश्चन आपने बनाए हैं क्वेश्चन में, उनको डिस्क्राइब करना है। फॉर इंस्टेंस जेंडर। अब जेंडर क्योंकि हमें पता है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसमें ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली आप इसको डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेंडर। का क्वेश्चन कैसे डिस्क्राइब होगा? परसेंटेजेस से होगा या मीन मीडियन, इस तरह से होगा? मैम परसेंटेजेस से होगा। परसेंटेज तो शायद नंबर्स है मैम, नंबर्स एंड परसेंटेजेस एंड नंबर, यस। आप इस तरह से रिपोर्ट करेंगे कि ये नंबर ऑफ परसेंटेज रिस्पोंडेंट्स का मेल था और इतना जो नंबर था वो या परसेंटेज साथ वो फीमेल रिस्पोंडेंट्स का था। सिमिलरली जो आपके क्वेश्चन, लेट्स से आपने इनकम का क्वेश्चन क्वांटिटेटिवली पूछा है, यानी आपने जस्ट एक ब्लैंक प्रोवाइड की थी, यू डिडंट प्रोवाइड एनी ऑप्शन, तो वो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा है। तो उसे फिर हमने अगर करना होगा रिप्रेजेंट, तो वो फिर वैसे ही, यानी मीन और साथ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये तो सारा कहलाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो हर रिसर्च में होगा हमेशा। कोई भी रिसर्च, कोई भी सर्वे ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज ना हो। दिस इज इम्पॉसिबल। अगर आपने अपने क्वेश्चनर में 100 क्वेश्चन भी यूज किए हैं, देन यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दोस 100 क्वेश्चंस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको रिटन फॉर्म में करें डिस्क्राइब। मोस्टली ये होता है कि हम टेबल की फॉर्म में करते हैं। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हो, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर नंबर और परसेंटेजेस ये रिपोर्ट करते हैं। आपके साथ अगर कोई आर्टिकल मैंने शेयर किया है, मेरे ख्याल में मैंने कोई एक आर्टिकल तो शेयर किया है मॉर्निंग इवनिंग दोनों के साथ। ये सब क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपने शेयर की थी हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने मॉर्निंग बेस में भी शेयर किया है। माजबीन है अभी हमारे साथ? मैम एब्स्ट्रैक्ट शेयर किया था आपने हमारे एक्सेप्ट किया था। अच्छा, चलिए मैं फिर पूरा आर्टिकल मैं शेयर कर दूंगी।
तो उसमें आप लोग काइंडली ये जरूर कीजिएगा कि रिजल्ट का जो पार्ट है आर्टिकल का, उसे आप रीड करना शुरू करिएगा। स्टार्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव ही मिलेगा पार्ट, फर्स्ट जो टेबल होगा वो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, उसमें नंबर परसेंटेजेस कुछ इसी तरह से रिपोर्ट किया होगा, वो जरूर एक दफा देखिएगा। ओके ओके मैम। ओके तो अब जब हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं या बायोस्टैटिस्टिक्स को यूज करने की बात कर रहे हैं, तो पहला लेवल तो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, इन विच यू हैव टू डिस्क्राइब योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग इज योर इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, जो बेस करता है आपके हाइपोथेसिस पे। अगर तो आपने हाइपोथेसिस कोई बनाया है, यानी हाइपोथेसिस बनाने का मतलब कि अगर आपने चेक करने हैं कोई एसोसिएशन, कोई रिलेशन, तो फिर तो हम कहेंगे कि जी आपने इन्फ्रेंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स भी यूज करना है, डेफिनेटली यू हैव टू यूज दैट। और अगर आपने कोई हाइपोथेसिस ही नहीं बनाया तो फिर इन्फ्रेंशियल पार्ट नहीं होगा, फिर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे मोस्टली ऐसे होता है कि हम इन्फ्रेंशियल यूज करते हैं। कोई नेशनल सर्वेज हो सकते हैं या कोई ऐसी रिसर्च हो सकती है कि जिसमें इन्फ्रेंशियल की अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी सिचुएशन को, फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करते। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई टेस्ट यूज हुआ होता है रिसर्च में। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स, इसे यूज करने का बेसिक मतलब ये है दैट यू हैव टू यूज टेस्ट्स जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, जो भी हम नाम यहाँ पे ले रहे हैं बार बार, काई स्क्वायर, कोरिलेशन, वन वे एनोवा, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हम बोल रहे हैं, इवन रिग्रेशन, हम रिपीटेड मेजर्स भी कर सकते हैं, ये सारे टेस्ट इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के लिए बने। और ये हम तब ही यूज करते हैं जब कोई हाइपोथेसिस हमने बनाया होता है प्रपोजल राइटिंग में। ये समझ आ रहा है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जब हम SPSS में बेसिकली हम जब SPSS को यूज करना सीखेंगे, तो पहला पार्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स का होगा। पहले हमने सिर्फ यही देखना होगा कि हम SPSS को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए कैसे यूज करेंगे। वो जब हम सीख लेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये जो सारे टेस्ट हैं ये SPSS में कैसे यूज होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके अभी टोटल कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 30 यानी 29। Yes, ma'am. 29. ओके और टोटल स्टूडेंट आई थिंक इतने ही हैं या ज्यादा? मैम मेरे ख्याल से 32 तक हैं टोटल। ठीक है ठीक। अच्छा ये जो स्लाइड है ये मैं आपको वैसे जो मैं लेक्चर शेयर करूंगी इसमें तो ये होगा, लेकिन ये किस आर्टिकल से आपने करना है ये मैं आपको फिर बता दूंगी। एक दो और भी इस तरह से हमारे लेक्चर कवर हो जाए कंपाइल करके, फिर एक आपको मैं असाइनमेंट दूंगी। फिलहाल अभी आपने इसको अगर करना है तो अपने नॉलेज के लिए जरूर करें, लेकिन मुझे सबमिट नहीं कराना। ओके मैम। ये हो गया पार्ट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक बता दें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओवरऑल कोर्स को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो अब जो मॉर्निंग बैच है माजबीन, आपने आपके कैंपस में कौन से कोर्सेज करने हैं? मैम मैं जुबीन शायद नहीं है। जी मैम मैं जुबीन शायद नहीं है क्लास में। ओके मॉर्निंग बैच से जो भी स्टूडेंट हैं आपको फिर क्या कहा है कि कैंपस में आपके कौन से होंगे सेशंस? मैम अप्लाइड का क्या? जी सर देखिए मैम मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कह रहे हैं कि ऑन कैंपस होगा। अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर शाहिदा के साथ होता है आपका या डॉक्टर कुरत के यस साथ? मैम। मैम डॉक्टर शाहिदा। अच्छा मैम ठीक। सर खिजर का भी। डॉक्टर खिजर के साथ आपका कौन सा है?
हेल्थ प्रमोशन? मैं हेल्थ प्रमोशन ले रहे हैं वो। ओके ठीक है, सर। अच्छा वो भी कैंपस पे। तो इवनिंग का कैंपस में कौन सा है? कोई भी नहीं? मैम मैम, इवनिंग अभी का हो रहा है, हमारे- हेल्थ प्रमोशन का भी पिछले वीक हुआ है, और बाकी डॉक्टर शाहिदा का भी हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हुआ है, और और किसका एक और भी हुआ था, एनीबडी हु कैन रिकॉल? डॉक्टर कुरत हाँ, डॉक्टर खुरत। सूरत का हाँ, हेल्थ पॉलिसी का हुआ होगा। ठीक है, ओके चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड लेक्चर। अगेन दिस इज द recap of basic concepts of epidemiology and biostatistics. Number one thing is variable. Variable word से क्या समझ आता है? हम जो बार-बार vary कर सकते Ma'am, anything that has different मैम क्वांटिटी characteristics. जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन वेरी मैम। ठीक है, characteristics that can vary. Okay. हम इसे रिसर्च में कैसे यूज करते हैं? कहाँ से आता है ये हमारे पास वेरिएबल? फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लान करनी है रिसर्च, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने कहा है जी कि आपने 5 वेरिएबल्स की हेल्प से आपने रिसर्च करनी है, 5 वेरिएबल्स। अब इस बात से क्या मतलब, मैं क्या समझूं? चलिए मैं इसको और तरह से पूछती हूँ, मे बी मेरे क्वेश्चन में कोई फ्लॉ है कि अगर मुझे ये कहा गया जी कि आपने अपने रिस्पोंडेंट्स के डेमोग्राफिक्स 5 वेरिएबल से एक्सप्लेन करने हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? Ma'am, वो तो age, एज sex, फैक्टर weight. distance. मैम Good. एज हो एट्रीब्यूट्स सकता है, होंगे, डेट, इनकम हो सकती है मैम, एजुकेशन, इनकम हो सकती है, यस ठीक है, ये सारी बातें जो Occupation. ऑक्यूपेशन हो सकता है। डेमोग्राफिक्स को आपने जब पढ़ा है, इसमें जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं एज अ कोर्स, वो आप पूछना शुरू हो जाएंगे अपने रिस्पोंडेंट से। अब वो आप कैसे पूछेंगे? वो आप पूछेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे, ऐसे तो नहीं अपने रिस्पोंडेंट के पास चले जाएंगे ना, आपके पास एक क्वेश्चनर होगा, उसमें आपने ये 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने जेंडर पूछ लिया, एज, इनकम, एजुकेशन, कोई एक और क्वेश्चन भी आपने पूछ लिया। ये 5 क्वेश्चन आप अपने हर एक रिस्पोंडेंट को दे रहे हैं और हर एक रिस्पोंडेंट अपने मुताबिक उसे फिल करता जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कहूँ तो ये कहा जा सकता है कि जो क्वेश्चंस आप लिखते हैं अपने क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन होता है वो आपका वेरिएबल होता है, राइट? यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ तक ये बात तो फिर हमें समझ आ गई कि वेरिएबल का मतलब है कि जो भी हम क्वेश्चंस यूज कर रहे होते हैं। अब वेरिएबल या क्वेश्चन क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव क्वेश्चन का मतलब है, जैसे अभी हमने पहले क्लियर किया है कि इसमें ऑप्शंस होंगी, Options. ये नॉमिनल भी हो सकता है, ये ऑर्डिनल भी हो सकता है। सो योर वेरिएबल कैन बी क्वालिटेटिव, जिसे हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट, योर वेरिएबल कैन बी क्वांटिटेटिव एज वेल। ये भी तो हो सकता है कि आपने ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की, क्वेश्चन को आपने ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है और रिस्पोंडेंट खुद से नंबर फिल कर रहा है, वो अपनी एज भी खुद फिल कर रहा है, इनकम खुद फिल कर रहा है, या कोई और ऐसा पार्ट है कि जिसके लिए आपने ऑप्शन नहीं दी लेकिन वो नंबर की फॉर्म में फिल कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन या वेरिएबल को हम फिर क्वांटिटेटिव कह देते हैं। ये दोनों बातें भी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी हैं, राइट? यस मैम। Yes. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस स्लाइड पे, आपको 2 और टर्म्स भी नजर आ रही हैं। आ जाओ जी। जी 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 जी
जी जी जी जी ओके, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ये टर्म वैसे बताएं कि ये टर्म पहले पढ़ी है आपने, कुछ आइडिया है? यस मैम, हमने एक्स एक्सिस को कहा था कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको आइडिया। ओके, गुड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है आपका कि आपने रिसर्च जिस भी पर्पस के लिए कंडक्ट की है, ठीक है? या चलिए ऐसा स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी अपना कोई रिसर्च टॉपिक या कोई पहले रिसर्च की हो या कभी पढ़ी हो उसका टॉपिक बोले। सिंपल कोई क्रॉस सेक्शन स्टडी या कोई केस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल हम एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट ऑफ, क्या हम यहाँ पे कहें, क्या असेस करना चाहते हैं आप अपने सैंपल में? चलिए सिंपल हम इसे कर लेते हैं, असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस इन MSPS स्टूडेंट्स ऑफ रावलपिंडी सिटी। ठीक है, रफ सा आइडिया कि हम बेसिकली रावलपिंडी में जो MSPS के स्टूडेंट्स हैं उनमें स्ट्रेस लेवल हम चेक करना चाहते हैं। वो किसी भी सेमेस्टर के हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, मेल फीमेल सब जेंडर, उसमें एज का भी हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, किसी भी एज ग्रुप पे। ये मेरी रिसर्च का एक टॉपिक है। अब ये रिसर्च जो मैं प्लान कर रही हूँ, बेसिकली मैंने प्लान किया टू असेस और टू चेक द लेवल ऑफ स्ट्रेस। ठीक, तो स्ट्रेस के जो भी क्वेश्चन होंगे वो कोई ना कोई स्केल में यूज करूंगी, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता है, और अगर इन केस कोई ऐसी असेसमेंट है कि जिसका ऑनलाइन स्केल अवेलेबल नहीं है, देन यू हैव टू मेक योर ओन क्वेश्चन फॉर दैट। तो जिस चीज के लिए भी हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट क्वेश्चन या डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। इसे हम आउटकम वेरिएबल या आउटकम क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ या मैं रिपीट करूँ? मैम एग्जांपल एज कैसे मैम? मैं दोबारा रिपीट कर दें। मैं करती हूँ। हमने ये कहा जी कि हम एक रिसर्च प्लान कर रहे हैं जिसमें हमने स्ट्रेस लेवल चेक करना है स्टूडेंट्स का। अब स्ट्रेस को चेक करने के लिए ऑनलाइन मैंने इसको देखा तो एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, एक स्केल मिल गया मुझे, उसमें स्ट्रेस के 10 क्वेश्चंस हैं। उन 10 क्वेश्चंस को जब मैं फिल करवाऊंगी अपने रिस्पोंडेंट से, स्टूडेंट से, तो मैं स्ट्रेस लेवल या उनमें स्ट्रेस है या नहीं इसका आइडिया मैं ले सकती हूँ। वो जो 10 क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स या आउटकम वेरिएबल्स, या हम उसे कहेंगे डिपेंडेंट या आउटकम क्वेश्चंस। अब क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एक तो टर्म हो गई, यानी आपका जो क्वेश्चनर बनता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब जिसके लिए आपने वो रिसर्च कंडक्ट की है, जिस चीज को आप असेस करना चाह रहे थे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपसे कितना ही देखना चाह रहे हैं किसी हॉस्पिटल में जाके एक कोई सर्टेन आपने डिजीज देखी कि ये डिजीज उस पेशेंट को है या नहीं। ठीक है, यहाँ लेट्स से कि आप कोई कैंसर की टाइप देख रहे हैं कि ये है या नहीं। अब इसके लिए आपने एक ही क्वेश्चन पूछना है, वो आप उनसे पूछ रहे हैं या डेटा से आप निकाल रहे हैं, हिस्ट्री से निकाल रहे हैं, जैसे भी, तो वो एक अकेला क्वेश्चन वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जिस चीज के लिए आपने रिसर्च कंडक्ट की होती है उससे रिलेटेड एक सवाल हो या 50 हो, वो डिपेंडेंट है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। जैसे मैं दोबारा स्ट्रेस की एग्जांपल पे आती हूँ। मैंने स्ट्रेस 10 क्वेश्चन से पूछा और उससे जो भी आंसर आ रहा है वो अलग बात है, उसका एनालिसिस कैसे हुआ, दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। अब वो जो भी आ गया रिजल्ट,
उसमें मैंने रिलेट करना होगा फर्दर और क्वेश्चन से। और क्वेश्चन कौन से होते हैं? जब आपने क्वेश्चन बनाया हो तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है उसमें डेमोग्राफिक्स होते हैं। आप एज पूछते हैं, जेंडर, एजुकेशन, पेरेंट्स एजुकेशन, ठीक है, सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 10-15 क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस के साथ आप फिर उन स्ट्रेस को रिलेट करते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं जी कि मेल रिस्पोंडेंट्स में स्ट्रेस कम था, फीमेल में ज्यादा था, ठीक है, या जिनमें एजुकेशन लेवल ज्यादा था उनमें ज्यादा था स्ट्रेस, या जिनमें पेरेंट्स की एजुकेशन ये थी उनमें स्ट्रेस कम था। तो जिस चीज के लिए मतलब आप ये समझ लें कि जो डेमोग्राफिक्स के आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो होता है क्वेश्चन का, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Now can you segregate these two? Yes, ma'am. बाकी सब भी बोले, मुझे यस एक दो ही आवाज आती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज लेक्चर में प्लीज रिपीट कर दें। मैं भी रिपीट करती हूँ, आज लेक्चर में कोई मेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुझे सिर्फ गर्ल्स की आवाज आ रही है। समझ सबको आ रहा है? बस इतना बता दो मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैं रिपीट करती हूँ। यस मैम। आपने क्वेश्चनर कभी कोई फिल किया है या कभी देखा है कोई क्वेश्चनर? उसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है ना, अगर आप कभी नोटिस करें, अब फर्स्ट पार्ट हमेशा डेमोग्राफिक्स का होता है, जिसमें Yes, आप ma'am. एज, जेंडर, ये सब बातें पूछते हैं। उसमें वो बात कहीं नहीं होती कि जिसके लिए आपने वो रिसर्च कंडक्ट की है। आप बेसिक एट्रीब्यूट्स देख रहे होते हैं अपने रिस्पोंडेंट के। ये सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक। फिर एक पार्ट आपके क्वेश्चन में आएगा उन क्वेश्चंस का कि जिसके लिए बेसिकली आपने वो रिसर्च कंडक्ट की है, कि आप जानना चाहते हैं क्या है, आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं। तो जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, उन सारे क्वेश्चंस को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वेश्चंस। अब समझ आ गया? यस मैम, इट्स क्लियर। Yes, ma'am. ओके, तो अब वेरिएबल या क्वेश्चंस, these can be qualitative, these can be quantitative, qualitative हो या quantitative हो, further these can be independent and these can be dependent, ठीक। ओके, तो अब यहाँ इस स्लाइड पे मेंशन है जी दैट नेचर ऑफ वेरिएबल मैटर्स अ लॉट। वेरिएबल या क्वेश्चन की नेचर, वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये बहुत मैटर करती है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि इसी पे ही डिपेंडेंट है कि आपने स्टैटिस्टिक्स यूज कौन सा करें, डिस्क्रिप्टिव क्या होगा और इन्फ्लुएंशियल क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव की हद तक हमें कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर है कि क्वांटिटेटिव है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करना है, क्वालिटेटिव है तो नंबर ऑफ परसेंटेजेस रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब फर्दर अगर हम इन्फ्लुएंशियल की बात करते हैं तो उसमें ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमने टेस्ट कौन सा सिलेक्ट करना है। जो हम 3-4 टेस्ट मेनली हम बोलते हैं, उसमें से सिलेक्शन कौन सी होगी, किस टेस्ट की होगी। स्क्वायर हम कब करते हैं सिलेक्ट? जब क्वालिटेटिव डेटा होता है जब सारा, यानी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, सब वेरिएबल, सारे के सारे क्वेश्चंस कैटेगोरिकल है या क्वालिटेटिव, तो आपने टेस्ट यूज करना है chi-square। chi-square। पूरा नाम इसका chi-square टेस्ट ऑफ एसोसिएशन या chi-square टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आपके पास है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम तब यूज करेंगे जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट क्वेश्चन क्वांटिटेटिव हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो विद ओनली 2 ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेस कंपेयर करना है बिटवीन मेल एंड फीमेल रिस्पोंडेंट्स और स्ट्रेस का जो भी आपका पार्ट था वो क्वांटिटेटिव था। ये बातें हो सकता है कि अभी सिर्फ इस स्लाइड पे आपको क्लियर ना हो, ठीक है, बट
प्लीज डोंट बी पैनिक, हमने यही सारे टेस्ट आगे एसपीएसएस में बहुत डिटेल में करना है, प्रैक्टिस करना है, तो ये समझ आएगा, यही समझना बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का। ओके Yes, ma'am. अब समरी आप समझ लें जो मैं बता रही हूँ आपको। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तब यूज होगा कि जब आपका डिपेंडेंट क्वेश्चन क्वांटिटेटिव हो, और आपका जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है वो 2 ऑप्शंस का हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहें विटामिन डी लेवल, हमने मेल और फीमेल रिस्पोंडेंट्स में देखना था। अब जो भी आपके पास आया रिस्पोंडेंट, आपने उसका विटामिन डी लेवल नोट चेक किया और उसको आपने क्वेश्चन पे फिल कर दिया। वो नंबर्स की फॉर्म में फिल होता जा रहा है हर रिस्पोंडेंट का। इसका मतलब कि जो आउटकम है, जो विटामिन डी लेवल असेसमेंट का, वो क्वांटिटेटिव है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेमोग्राफिक्स में से मैं जो क्वेश्चन पिक कर रही हूँ वो मैं जेंडर का कर रही हूँ, मेल एंड फीमेल, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है। अब इन 2 ऑप्शन को जब हमने कंपेयर करना है अपने क्वांटिटेटिव आउटकम वेरिएबल के साथ, तो हम यूज करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब अगर फर्ज करें इसी तरह से इसको फर्दर करते हैं कि है तो ये विटामिन डी लेवल वही हमने चेक किया, और उसका जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो तो वही है, लेकिन अब मैं इसे देखना चाह रही हूँ कि 3 ऑप्शंस जो मैंने एजुकेशन की रखी थी उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। एक ऑप्शन लेट्स से इलिटरेट की थी, एक मिडिल टू प्राइमरी टू मिडिल एजुकेशन की थी, एक हायर एजुकेशन की थी। अब इन 3 ऑप्शंस में विटामिन डी लेवल डिफरेंट आ रहा है सब में या एक ही तरह का? अब क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऑप्शन 2 से ज्यादा हो गए हैं, तो अब यहाँ पे जो हम टेस्ट यूज करेंगे उसे हम कहेंगे 1 डे अनोवा। अनोवा में ठीक है। तो हम इंडिपेंडेंट तो पढ़ते थे ये मल्टीपल मीन्स में यूज होता है, इज दैट मैम कि मल्टीपल मीन्स में अनोवा मल्टीपल यूज मीन करते होते हैं? हैं, बिल्कुल मल्टीपल मीन अच्छा, ये होते हैं। वेरिएबल्स को हम, ठीक है मैम, समझ गई। ठीक है, जैसा देखिए मैंने कहा कि एजुकेशन की 3 ऑप्शंस हैं, उन तीनों ऑप्शन के लिए फिर 3 डिफरेंट मीन जनरेट होंगे विटामिन डी के। एक हो गया इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स में, फिर एक मीन आपने जनरेट किया होगा जो भी नेक्स्ट ऑप्शन दी आपने एजुकेशन की, फिर एक थर्ड के लिए। तो ये मल्टीपल मीन्स के लिए होता है डेफिनेटली। ठीक है मैम। ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल स्टेटस सिर्फ 2 मीन को कंपेयर करने के लिए होता है। ओके, लास्ट आपके पास जो यहाँ पे टेस्ट आएगा वो आपके पास आएगा कोरिलेशन। ये हम कब यूज करते हैं? जब Quantitative data. यानी जब आपका सारा ही डेटा क्वांटिटेटिव है, नथिंग इज कैटेगोरिकल, तो फिर कोरिलेशन यूज होता है। ये बेसिकली हम ट्रेंड देख रहे होते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, और फिर स्लोप क्या बनती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज है या ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज है। ये टेस्ट इसलिए यूज होता है। ये बेसिक टेस्ट है, इसलिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ कि टेस्ट और भी बहुत सारे हैं। टी टेस्ट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, इनोवा की भी टाइप्स हैं, बाय स्केल की भी है, कोरिलेशन की भी है, और इनके अलावा रिग्रेशन भी है। अच्छा, यहाँ तक तो बात इतनी होगी। यहाँ तक हमने फिलहाल इतना ही समझा कि वेरिएबल या क्वेश्चन की जो नेचर है कि वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, उसके लिहाज से हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि टेस्ट कौन सा यूज करें। उसके अलावा एक और जो पॉइंट आता है जिसमें डिसीजन बेस करता है, वो करता है कि जो आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, अगर कहीं डेटा में वो यूज हो रहा है, काय स्केल के अलावा तीनों टेस्ट में वो यूज होगा कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है या नहीं आता। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कोई सिंपल से वर्ड में बताएं, सिंपल टर्म। Mean median, मैम mean median mode single line पे होते हैं। गुड, सेंट्रल पॉइंट और सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाती है। अगर इस तरह से हो रहा है आपके डेटा में, तो हम कहेंगे कि आपका ये डेटा या ये वेरिएबल या ये क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है। अगर आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, उन्हें पैरामीट्रिक टेस्ट कहेंगे। और अगर स्क्यूड हो गया, स्क्यूड का मतलब ये हुआ कि मीन मीडियन मोड सेपरेट हो गए, टेढ़ा हो गया आपका ग्राफ उसका,
जो नॉर्मल मैम वो काई स्क्वायर में होता है। वो स्काई स्केल में भी होगा। मोर ओवर आपके जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उन सब की नॉन पैरामीट्रिक अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो खैर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने किया हुआ है कि अगर एक ही पॉइंट पे मीन मीडियन मोड है तो इसका मतलब कोई स्क्यूनेस नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर चेंज होती है तीनों की पोजीशन तो स्क्यूनेस होती है, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। और ये हम हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वांटिटेटिव क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, कैटेगोरिकल के लिए चेक नहीं होता। एक स्लाइड मैंने स्किप किया, मैं बाद में आती हूँ उसमें। पैरामीट्रिक टेस्ट हम कौन कौन से नाम है जी जो भी हम पढ़ते आए हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, फिर इसके बाद डिपेंडेंट टी टेस्ट है, वन वे एनोवा, पियर्सन एनोवा एंड पियर्सन कोरिलेशन। ये सारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। इसका मैम मतलब कि पियर्सन इनमें जहां कोरिलेशन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ही कहते हैं ना मैम, कोएफिशिएंट जी ऑफ जी जी कोरिलेशन। इसी को कहते हैं। इसमें वही बिल्कुल, जब हम पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम कोएफिशिएंट ही कैलकुलेट करते हैं जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यस मैम। तो ये सारे टेस्ट हम तब यूज करते हैं कि जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो आपने यूज किया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा हो, फिर तो यही यूज होगा, फिर तो यही नाम आपने यूज करना है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो। समटाइम आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करते, स्क्यूड होते हैं। बहुत सारे वेरिएबल ऐसे हैं जो स्क्यूड होते हैं लाजमी, जैसे इनकम। इनकम का मोस्टली स्क्यूड होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता। तो अब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक आपको यहाँ पे मैंने यू टेस्ट नजर आ रही है, आपने तब यूज करना है कि जब करना तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट था लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल है वो स्क्यूड है। डिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए भी नाम सामने मेंशन है। जितने भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उन सब का नॉन पैरामीट्रिक होता है लाजमी। और एक अलग से नीचे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है काई स्क्वायर, ये हम तब यूज करते हैं कि जब सारे वेरिएबल हैं कैटेगोरिकल। पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो डेफिनेटली नॉन पैरामीट्रिक है। मैम क्योंकि ये राइट टेल्ड है इसलिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता काई स्क्वायर। राइट टेल मतलब ये राइट अलाइन कैसे अलाइनमेंट कैसे आपने कह दी मनी, मुझे ये नहीं समझ मैम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में तो ये होता है ना कि इसको तो सिर्फ ये राइट साइड पे ही होता है, ये लेफ्ट साइड पे नहीं मूव करता। पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। काई स्क्वायर में तो वैसे ये होता है कि हम मोस्टली ये टेल का कॉन्सेप्ट यूज भी नहीं करते क्योंकि इसमें डाटा आपका होता ही कैटेगोरिकल है। ठीक है मैम। ठीक है, इसमें हम मोस्टली ये कॉन्सेप्ट भी यूज नहीं करते। स्क्यूड ठीक है होता है, आप स्क्यूनेस की बात कर सकते हैं क्योंकि स्क्यूड अगर है तो नॉन पैरामीट्रिक में आएगा ना। लेकिन समटाइम्स कुछ स्टैटिस्टिशियन ये भी कहते हैं कि काई स्क्वायर में हम डाटा लेते ही वो है जो कैटेगोरिकल होता है, क्वालिटेटिव होता है, तो उसके लिए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, तो काई स्क्वायर की कोई पैरामीट्रिक अप्रोच नहीं है, बाकी सब नॉन पैरामीट्रिक की पैरामीट्रिक अप्रोच आपके सामने मेंशन है। काई स्क्वायर की नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें डाटा कहीं भी क्वांटिटेटिव होता ही नहीं, पैरामीट्रिक का सवाल ही नहीं होता इसमें। काई स्क्वायर के साथ एक नाम आपको नजर आ रहा है व्हिच इज फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। ये हम कब यूज करते हैं? ये नाम पढ़ा हुआ है आपने, फिशर्स एग्जैक्ट? यस मैम। यस मैम। गुड। ये हम तब यूज करते हैं जब काई स्क्वायर का वो जो 2/2 टेबल बनता है या 3/3 या 3/4 जो भी हो, उसके सेल के अंदर जो नंबर आता है वो 5 से वो कम लेस देन 2, लेस देन 5, यस हम लेस देन 5 हो। ठीक है, तो हम फिर काई स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, तो इसकी दूसरी एक अप्रोच है फिशर्स एग्जैक्ट, फिर हम ये यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, अच्छा अब इसमें ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, पियर्सन कोरिलेशन और नॉन पैरामीट्रिक में काई स्क्वायर, ये तो लाजमी हमने आगे इंशाल्लाह डिटेल में कवर करना है। और इनके अलावा एक मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर, मतलब ये अगर आप ये जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं तो हम रिग्रेशन भी कर लें, फिर आपका अप्लाइड कोर्स ठीक तरह से कवर होता है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप लोग करते हैं। एक मिनट रहेगी पीछे।
तो डिसीजन रूल ओवरऑल क्या हुआ कि हमने जो टेस्ट डिसाइड करना है, नंबर 1 कि आउटकम वेरिएबल या ओवरऑल वेरिएबल्स या क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्वांटिटेटिव है या कैटेगोरिकल है। फिर डिसीजन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके अलावा सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है समटाइम्स। अगर सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाए, छोटा होने का मतलब आप ये समझ लें कि अगर 50 से भी लेस है सैंपल साइज, तो फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करना भी मुश्किल होता है, इसमें इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं होता है। सैंपल साइज एटलीस्ट 100 होना चाहिए अगर आप ये टेस्ट यूज करना चाहते हैं। अगर कोई स्टडी ऐसी है कि जिसमें सैंपल बहुत कम है, नंबर बहुत कम आ रहा है, तो फिर कम होने का मतलब अगेन ये कह रही हूँ कि 50 से अगर कम हो गया तो फिर हम टेस्ट यूज ही नहीं करते। 100 से 50 के दरमियान अगर आपका सैंपल साइज है तो उसमें टेस्ट तो यूज हो जाते हैं, लेकिन पावर उतनी नहीं होती रिजल्ट की। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। सबसे ज्यादा सैंपल साइज आपको तब चाहिए होता है व्हेन यू आर सपोज्ड टू यूज रिग्रेशन। रिग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा सैंपल साइज चाहिए होता है, ज्यादा का मतलब एटलीस्ट 350। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो है आउटलायर्स। आउटलायर्स इनडायरेक्टली सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आउटलायर्स ज्यादा होते हैं तो इससे क्या इफेक्ट होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल पे? मैम हम मीन की जगह मीडियम यूज करते हैं अगर आउटलायर्स हो तो। ठीक है, मीडियन यूज करते हैं। वो हम इसीलिए कर रहे होते हैं मीन की जगह मीडियन, क्योंकि आपका वो डाटा पैरामीट्रिक अप्रोच नहीं रखता, यस मैम। वो नॉन पैरामीट्रिक होता है। उसमें इन्फ्रेंस वैसे ड्रॉ नहीं हो सकते जैसे आप पैरामीट्रिक डाटा के लिए करते हैं। इसका मतलब कि अगर आउटलायर्स ज्यादा हैं तो पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, स्क्यूड होगा डाटा। और अगर स्क्यूड है तो फिर आप मीन नहीं रिपोर्ट करते, आप मीडियन रिपोर्ट करते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज के साथ। मोर ओवर टेस्ट भी आप उसमें यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक अगर आउटलायर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सैंपल साइज कैलकुलेशन। सैंपल साइज कैलकुलेशन ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नहीं होता, सिलेबस में आई थिंक नहीं होता। नो मैम। नहीं, सैंपल होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं मगर टेक्निक्स की है जी। ठीक है, ठीक ठीक, बट इज सैंपल set of data, ma'am. ठीक है, सेट ऑफ डाटा, ठीक है, with certain features or characteristics drawn from a population, जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। जैसे अभी मैं चले वो एग्जांपल दोबारा लेती हूँ। हमने कहा जी कि हम रावलपिंडी सिटी में जो एमएसपी स्टूडेंट हैं उनमें स्ट्रेस चेक करना चाहते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि मैं आइडेंटिफाई कर लूँ इंस्टीट्यूट्स और वहां जाके जितने स्टूडेंट्स हैं 1000 हैं, 2000, 5000 जितने भी हैं सबको ले लूँ। ठीक है, अब अगर मैंने सब ही ले लिए तो फिर ये सैंपल है या कुछ और है? मतलब सारे स्टूडेंट ले लिए मैंने एमएसपीएच के रावलपिंडी सिटी में। मैम सैंपल नहीं होगा नहीं तो मैम, full मैम ये population है। सैंपल तो नहीं, तो इंटायर पॉपुलेशन है, उसमें ये से आप एक सैंपल ड्रॉ करेंगे। यानी जो सारे करें, अगर मैं सारे ही ले लेती हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने सेंसस किया है। ठीक है, वो सेंसस में आ जाता है, पूरी टारगेट पॉपुलेशन आपने ले ली। इस तरह से तो हम नहीं करेंगे, इतना तो टाइम किसी के पास भी नहीं होता अवेलेबल। हमेशा यही होता है कि हम बेहतर हमेशा ये होता है कि हम उस पॉपुलेशन में से एक सर्टेन नंबर ड्रॉ करें जो मोस्टली आपका 300 से 400 के दरमियान होगा। डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होगा। इट विल बी बिटवीन 300 टू 400। ये जो नंबर हम उसमें से ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम कहते हैं सैंपल। इससे रिसर्च के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी फिर हम उसे जनरलाइज करेंगे सबके लिए, जिन्हें हम नहीं ले सके उनके लिए भी। जैसे हमने कहा जी कि स्ट्रेस लेवल फीमेल स्टूडेंट्स में ज्यादा था। अब सारी फीमेल स्टूडेंट तो आप नहीं ले सके थे, लेकिन हमने ये जनरलाइज सबके लिए कर लिया कि फीमेल स्टूडेंट में ज्यादा होगा। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट?
यस मैम। ठीक। Yes, अच्छा, ma'am. अब अगला क्वेश्चन फिर ये आता है जी कि सैंपल साइज कैलकुलेट होता कैसे है। सैंपल साइज कैलकुलेशन बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। कुछ क्वेश्चन यहाँ स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं, यानी जब आपने सैंपल साइज कैलकुलेट करना है अपनी रिसर्च के लिए या किसी के लिए भी, तो आपने इस तरह से स्टार्ट करना है सोचना। नंबर 1, दैट डू यू नो योर पॉपुलेशन इन नंबर्स। कुछ रिसर्चेज ऐसी भी होंगी, आप लोग ही जब आगे करेंगे प्लान, आप में से कुछ के टॉपिक ऐसे होंगे कि जिन्हें अपनी पॉपुलेशन का नंबर पता होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी कि एक रिसर्च हम प्लान कर रहे हैं और वो हमने करना है जी कि रावलपिंडी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें जो डॉक्टर्स हैं या सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स हैं उन पे रिसर्च करनी है। अब ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, वो लिस्ट निकाल ली मैंने 3-4 जो भी बनते हैं, फिर मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैंने इस डिपार्टमेंट में जाना है, वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसमें आगे फीमेल डॉक्टर्स लेनी है मैंने सिर्फ, ठीक है, उनका नंबर भी मैंने वहां से एडमिनिस्ट्रेशन से ले लिया, मुझे उनका नंबर मिल गया। और ये नंबर पे बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा होने का मतलब कि ये हो सकता है कि 1000 से कम नंबर में है। अगर 1500 से क्रॉस कर जाए तो फिर हम उसे नॉन पॉपुलेशन नहीं कहते, फिर वो अननोन होता है आपके लिए। अगर 1500 या 1000 से नीचे नीचे नंबर आ रहा है तो ये नॉन पॉपुलेशन होती है। ठीक, एक तो ये टॉपिक है। एक टॉपिक ऐसे भी हो सकता है किसी स्टूडेंट का कि उसने कहा कि रावलपिंडी सिटी में जितने भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन सब में जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उन पे हमने रिसर्च करनी है। कोई भी टॉपिक ऐसा है जो फीमेल से रिलेटेड है। अब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का नंबर बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पे जब मैं कलेक्टिव नंबर लूंगी तो वो एक्सीड करेगा, वो काफी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इस रिसर्च के लिए, इस स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको यहाँ स्लाइड पे, उसके लिए आंसर नो होगा। वो नहीं जानता अपनी पॉपुलेशन को एग्जैक्ट इन नंबर्स। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने ये बात सोचनी है कि आपका टॉपिक, उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है जिसमें आप वो करना चाहते हैं, वो नंबर लिमिटेड सा है या इसको समझिए कि अनकाउंटेबल है। एक कैसे हो सकता है टॉपिक जी, आपने स्टूडेंट्स लेने हैं रावलपिंडी सिटी के जो प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में, ये भी अननोन नंबर है। और स्टूडेंट तो कई तरह से हो सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ये नोन नहीं हो सकता आपके लिए कभी भी। करेंगे भी उसको नोन करने की कोशिश भी करेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा होगा। आपने कहा जी कि ओपीडी में जो पेशेंट्स आएंगे 1 मंथ में, उसमें से डाटा लेना है। अब ये आपको कुछ आइडिया नहीं कितने होंगे, ये भी अननोन नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जहन में आपने रखना है कि पॉपुलेशन का नंबर नोन है या अननोन। इसे यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द नेचर ऑफ योर आउटकम वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल जो आपने बनाया है अपना रिसर्च में, वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला वैसे यूज होगा। थर्ड थिंग इज दैट व्हिच स्टडी डिजाइन यू आर गोइंग टू यूज। आपने क्रॉस सेक्शनल यूज करना है, केस कंट्रोल या कोहॉर्ट, तीनों के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं। लेकिन हम इसे एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे करेंगे, उसमें ये आसानी हो जाएगी आपके लिए, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टडी डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस आपने जो बनाया है वो 1 साइडेड है या 2 साइडेड है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक यू आर यूजिंग। इसमें से इतना सोचना है कि क्लस्टर सैम्पलिंग तो नहीं है, क्लस्टर के अलावा बाकी सब, उसमें कुछ ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता एक्स्ट्रा। क्लस्टर सैम्पलिंग में थोड़ा सा सोचना होता है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला में एक कुछ स्लाइड मॉडिफिकेशन करनी होती है। लास्ट, मार्जिन ऑफ एरर, आप 5% रखना चाहते हैं, 10%, 2%, कितना रखते हैं। 2% से कम नहीं हम रखते, 10 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, दरमियान में होगा वो 2 to 10%। मार्जिन ऑफ एरर होता है क्या है, प्रिसीजन क्या होता है। मैम क्या आपका सैंपल कैन
इतना एरर हो सकता है फ्रॉम द डिफाइंड पॉपुलेशन से। Good. यानी जो भी आपकी फाइंडिंग आई है वो टारगेट पॉपुलेशन से कितनी डेविएट कर सकती है। जैसे अगर मैंने कहा जी कि 40% जो मेल है, उन मेल जो स्टूडेंट थे उनमें स्ट्रेस था, अब मैंने मार्जिन ऑफ एरर 5 रखा हुआ है, 5%। इसका मतलब कि पॉपुलेशन जो टारगेट पॉपुलेशन है मेल की, उसमें ये नंबर जो मैं 40 कह रही हूँ वो 45 भी हो सकता है, वो 35 भी हो सकता है, प्लस माइनस इसी रेंज में होगा कहीं आंसर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक। तो अच्छा, अब यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं दो फॉर्मूले सैंपल साइज कैलकुलेशन के। अगर तो कैटेगोरिकल आउटकम है, यानी जो आपका आउटकम वेरिएबल है उसकी ऑप्शन है, तो फिर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपको जी स्क्वायर, ये तो फिर दोनों फॉर्मूला में होगा जी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो ई नजर आ रही है मार्जिन ऑफ एरर है, ये भी दोनों फॉर्मूला में होगा। एक बात रह जाती है पीछे, अगर कैटेगोरिकल है तो उसमें पी और क्यू नजर आ रहा है आपको, ये प्रेवलेंस कह लें आप, परसेंटेज है आपके आउटकम की जो प्रीवियस स्टडी से आप ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा जी कि हमें स्ट्रेस से रिलेटेड करना चाहिए स्टडी, मैं कोई पाकिस्तान की कोई और रिसर्च निकालूंगी जिसमें मैंने कहीं ना कहीं को बात की हो कि ओवरऑल स्टूडेंट्स में कितना स्ट्रेस है पाकिस्तान में, उसमें मेंशन है जी 35%। तो वो 35% जो स्मॉल पी नजर आ रहा है किसकी जगह एंटर होगा, और जो क्यू नजर आ रहा है ये 1 माइनस हो जाएगा जो आपके पास 35 है, यानी 1 माइनस 35। आप जैसे इसमें डेसिमल रिमूव करके करते हैं, 35 है तो वो 0.35 हो जाएगा और क्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.35। मैम ये पी और क्यू के एक दफा दोबारा से बता दें प्लीज। जी जी, पी या इसका मतलब है यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ आउटकम फ्रॉम प्रीवियस रिसर्चेस। ओके मैम। जिस और चीज क्यू? की रिसर्च कर रहे हैं, प्रेवलेंस ऑफ आउटकम फ्रॉम प्रीवियस स्टडीज, जो भी आपकी स्टडी से सिमिलर रिसर्च जो हुई है पहले, उसमें से आप निकालते हैं। ओके मैम। और क्यू का बता दें प्लीज। क्यू का मतलब जो भी आपके पास प्रेवलेंस आई है जो परसेंटेज में होगी, उसको परसेंटेज रिमूव करनी है आपने, वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर 0.35 अगर 35% है, 1 माइनस 0.35 दैट विल बी क्यू। ठीक है मैम। ये इसी तरह से जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कहीं पढ़ा होगा, यानी एक चीज हैपनिंग है ना, यानी स्मॉल पी हमने कहा है कि ये प्रेवलेंस है, तो दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी 1 माइनस पी। जैसे वो प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा ऐसा। यस मैम। यस मैम, 1 माइनस। ठीक है, ये तो तब करना है कि जब आउटकम कैटेगोरिकल है। अगर आउटकम आपने क्वांटिटेटिव रखा हुआ है तो फिर आपने ऐसे आर्टिकल ढूंढना है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट हुई है, फिर आपने उसको लेना है। ये जो दोनों फार्मूले स्टैंडर्ड तो ऐसे ही है यूज करने का, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हम सिर्फ ये जो कैटेगोरिकल आउटकम वाला जो है ना आपका फार्मूला, यही यूज कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। और ज्यादा आसान यही है कि आप जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप कर लें। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस फार्मूला ये वही है जैसे लास्ट स्लाइड पे आ रहा था। ये जो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन इसका बता दूंगी। ये ओपन एपी है, आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ओपन हो जाएगा ये। उसमें फिर आप जब सैंपल साइज कैलकुलेशन देखेंगे लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, वहां पे प्रोपोर्शन के लिए होगा, वो बेसिकली होता है क्रॉस सेक्शन स्टडीज के लिए। वो जब ओपन करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स होगा आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपके पास पॉपुलेशन साइज की है, ये मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। पॉपुलेशन साइज अगर नोन नंबर है तो आपने वही एंटर करना है, आपको पता है कि 500 है या 1000 है, वो नंबर एंटर होगा। और अगर अननोन है तो जो नंबर यहाँ पे फिल है बाय डिफॉल्ट उसी को रहने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज आपकी वही जो मैं अभी आपको बताई थी कि जो पी और क्यू में जो पी था कि प्रीवियस जो प्रेवलेंस है आपके आउटकम की, अगर तो पता आपको चल गई है किसी आर्टिकल से
तो फिर आप तो वो फिल करेंगे 35%, 30%, 70% जो भी है। और अगर नहीं मिल रही कहीं से भी तो फिर 50% फिल होता है बाय डिफॉल्ट, तो यही रहने देंगे। मार्जिन ऑफ एरर 5%, मोस्टली 5% ही रखते हैं। आप तब चेंज करेंगे जब सुपरवाइजर करेंगे, अदरवाइज खुद नहीं आपने चेंज करना कभी। नेगेटिव 5%। लास्ट डिजाइन इफेक्ट, ये वो स्टूडेंट यूज करेंगे जो क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करते हैं। ये भी वैसे मोस्टली थीसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना ज्यादा इसको मैटर नहीं करते, लेकिन यूज करना होता है। ये सारी वैल्यूज एंटर करने के बाद जब आप कैलकुलेट का टैप करेंगे तो आगे आंसर जनरेट हो जाएगा। अगर इसी डाटा को जैसे यहाँ पे फिल नजर आ रहा है, इसी को मैं करूंगी यूज तो 385 राउंड समथिंग 385 इस तरह से आपका आएगा सिंपल साइज। ठीक है, यहाँ तक कितना क्लियर हुआ? लेक्चर के हद तक क्लियर हुआ? वैसे हम इसे करेंगे ऑनलाइन कैलकुलेट। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके चलिए अभी मैं लेक्चर यहीं पे ब्रेक कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन फिर आपका मैं यहाँ सैम्पलिंग टेक्निक, बल्कि इससे पीछे ये जो ओपन एपीएस को हम पहले ऑनलाइन करेंगे फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स करेंगे। Okay, ma'am. यस मैम। चलिए ठीक है, ओके जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। ओके